हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफ रिवाइवल और इसका जो टाइम लाइन है, टाइम पीरियड है, वो है फ्रॉम 1400 टू 1550 एडी। तो ये जो पीरियड है एज ऑफ रिवाइवल है वो जॉफ्री चाउसर के बाद से लेके एडमंड स्पेंसर के पहले तक का एज है ये। तो ये जो एज है वो एज ऑफ चाउसर के बाद आता है और एलिजाबेथन एज के पहले आता है एज ऑफ रिवाइवल। और ये जो एज ऑफ रिवाइवल है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंतर्गत आता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो बिफोर चाउसर का पार्ट है, जो कि 1066 टू 1300 एडी तक का है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एज ऑफ चाउसर, जो चाउसर का एज था, जो 1300 टू 1400 तक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है एज ऑफ रिवाइवल, ये 1400 टू 1550 तक है। सो हम अभी डिस्कस करेंगे एज ऑफ रिवाइवल, थर्ड पार्ट ऑफ मिडिल एज। तो इस पीरियड में, इस दौरान, एज ऑफ रिवाइवल के दौरान क्या हुआ था, इंग्लैंड में जब एज ऑफ रिवाइवल आया तो इंग्लैंड में बहुत सारे वॉर चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, चारों तरफ कैओस का वातावरण था, उथल पुथल का वातावरण था, युद्ध हो रहे थे, इंटरनल वॉर हो रहे थे, एक्सटर्नल वॉर हो रहे थे। और लेकिन जिस एज के आते आते सब कुछ सेटल हो गया था और इस एज के बाद एक गोल्डन एज की शुरुआत हो गई थी, एलिजाबेथन एज की शुरुआत हो गई थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में। और इसके बाद एक रिफॉर्म्ड रिलीजन भी आ गया था इस इंग्लैंड में। और क्या था इस दौरान, क्या हो रहा था, जब एज ऑफ रिवाइवल था उस दौरान जो इंटेलेक्चुअल फ्लड आया था, रेनेसां का दौर आया था, पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई थी इटली में। और इसकी जो झलक है वो इंग्लैंड में भी दिखने लग गई थी, जिसमें कि पुनर्जागरण तो आप जानते होंगे, रेनेसां, जिसमें कि नॉलेज के प्रति और हर फील्ड में एक तरह से जागरण आ गया था, रीबर्थ आ गया था इस एज के दौरान। तो इस एज ऑफ रिवाइवल को एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा जाता है? रिवाइवल का मतलब होता है फिर से रिवाइव करना, फिर से पुनर्जीवित करना। तो रिवाइवल का बेसिकली मीन्स है कि इसमें रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो रहा था। जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था, जो पूरा प्राचीन लिटरेचर था, ग्रीक लिटरेचर था, और जो एंशियन प्राचीन ग्रीक लिटरेचर था, प्राचीन जो रोम लिटरेचर था, रोमन लिटरेचर था, उस सब में लोगों का जो इंटरेस्ट है फिर से जागृत हो गया था, फिर से रिवाइव हो गया था। अपने एंशियंट पास्ट के पे ऊपर गर्व कर रहे थे, वो उनको पढ़ रहे थे। और ये जो एंशियंट लिटरेचर है, जो साहित्य है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा था पूरे यूरोप में। और ये जो सर्कुलेट हो रहा था, किसके द्वारा सर्कुलेट हो रहा था? क्रूसेड के द्वारा। तो क्रूसेड मतलब क्या होता है? जो क्रिश्चियन जो लोग थे, उन लोग धार्मिक युद्ध चला रहे थे, धार्मिक युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे के देश पे आक्रमण कर रहे थे। और उस आक्रमण के दौरान वो वहाँ की संस्कृति से भी प्रभावित हो रहे थे, वहाँ के लिटरेचर से भी प्रभावित हो रहे थे। तो इस क्रूसेड्स के दौरान ये जो रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी हुआ था। और क्रूसेड के दौरान इन एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर में फिर से इंटरेस्ट आ गया था पुनर्जागरण के समय, रेनेसां के समय में। और लोग इन पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए थे और इनके वर्क को बढ़ चढ़कर पढ़ रहे थे। और इस दौरान एज ऑफ रेनेसां आया था, इटली में शुरुआत हुई थी और इंग्लैंड में इसका जो प्रभाव पड़ने लग गया था इस एज में। और आगे बात करते हैं, इस एज में कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल वर्क भी हुए थे, जैसे कि इस एज में हुआ था कैट्स रिबेलियन हुआ था, कैड का विद्रोह हुआ था इस एज में। और फिर एक हिस्टोरिकल इवेंट इस एज में हुआ था, वो वॉर ऑफ रोजेस था। वॉर ऑफ रोजेस मतलब इसमें क्या था कि एक सीरीज ऑफ सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था इंग्लैंड में। और ये किस लिए लड़ रहे थे? इंग्लैंड के थ्रोन पे अपना कब्जा जमाने के लिए, इंग्लैंड के सिंहासन पे अपना कब्जा जमाने के लिए ये जो ग्रुप थे वो लड़ रहे थे। और ये जो लड़ाई थी 2 ग्रुप के बीच में हो रही थी। एक ग्रुप का नाम था द हाउस ऑफ यॉर्क और इसका सिंबल था वाइट रोज। ये देखिए, हाउस ऑफ यॉर्क का सिंबल था वाइट रोज और हाउस ऑफ लंकास्टर का जो सिंबल था रेड रोज। इसीलिए इस युद्ध को, इस वॉर को वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है, क्योंकि अपने सिंबल के जरिए वो अपने आप को सिंबलाइज कर रहे थे।
और इस एज में क्या था कि देयर वर लॉट ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हो रहे थे इस एज में। तो उनमें से जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था ये जो वॉर ऑफ रोजेस। और ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो एक युद्ध चल रहा था इंग्लैंड का फ्रांस के साथ युद्ध चल रहा था, ये एक्सटर्नल वॉर था। लेकिन ये जो वॉर था वो इंटरनल वॉर था जो कि इन दोनों ग्रुप के बीच में हो रहा था इस तरह से। और हम आगे बात करते हैं। तो अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, इस एज में प्रिंटिंग प्रेस का अराइवल हुआ था इस एज में। तो प्रिंटिंग प्रेस क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस को लाया था गुटेनबर्ग नाम के एक आदमी ने, पूरे यूरोप में लाया था। गुटेनबर्ग ने यूरोप में लाया था, लेकिन विलियम कैक्सटन नाम के आदमी ने इसे इंग्लैंड में लाया था, लंदन में लाया था। 1476 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना से पूरे इंग्लैंड में, पूरे इसमें लिटरेचर के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन आ गया था, बहुत बड़ी क्रांति आ गई थी। और इस विलियम कैक्सटन ने ग्रेट वर्क्स को प्रिंट किए, चाउसर के वर्क को प्रिंट किए थे, मलोरी के वर्क्स को प्रिंट किए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। और प्रिंटिंग प्रेस जो था सेट किया गया था जो अक्रॉस यूरोप में, यूरोप के में। और ये फिर इसके पहले क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस जब नहीं आया था तो जो लोग थे ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते थे। देखिए आप इमेज में देखिए, प्रिंट ये वुडन ब्लॉक है, लकड़ी के जो ब्लॉक हैं। इसमें क्या था, पूरा का पूरा पेपर जो हमको लिखना है उसको लिख लिख देते थे, छाप देते थे। यहाँ पर तो डिज़ाइन छपी है, लेकिन उसमें जो भी पेपर में लिखना है वो छपी रहती थी। फिर उसको पेपर के ऊपर ऐसे करके दबाते थे, तो वो जो भी पेपर में जो कंटेंट रहता था उसमें दूसरे पेपर में आ जाता था। इसलिए ये ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता था। लेकिन ये ऐसा काम जो था वो बहुत ही कम कठिन था, कॉम्प्लेक्स था और बहुत ही मेहनत का काम था, वो उतना ज़्यादा इजी नहीं था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई तो सब कुछ लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। ये नक्काशी किए हुए पेपर रहते थे इसमें, नक्काशी के पेपर के तो मतलब नक्काशी हुई रहती थी इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हेनरी ट्यूडर के बारे में बात करते हैं। इस एज में जो डायनेस्टी है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस एज में क्या हुआ कि हेनरी ट्यूडर ने हरा दिया था रिचर्ड थर्ड को। तो अब जैसे मैंने इसके पहले बात की थी कि इस दौरान वॉर ऑफ रोजेस चल रहा था, जो कि दो ग्रुप के भी दौरान चल रहा था। तो ये वॉर ऑफ रोजेस जो चल रहा था इसका अंत किया था जब हेनरी सेवेंथ ने रिचर्ड थर्ड को मार दिया था। तो इसके बाद वॉर ऑफ रोजेस ख़त्म हो गया था। और इसके बाद इंग्लैंड में ट्यूडर डायनेस्टी की जो सत्ता है स्थापित हो गई थी। और इस समय जो राजा बने थे वो थे हेनरी सेवेंथ, और ट्यूडर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और इनमें दोनों ही जो ग्रुप का ब्लड था वो दोनों ही तरफ से मतलब रिलेटिव थे। वो हाउस ऑफ लंकास्टर की तरफ से भी थे और हाउस ऑफ यॉर्क को भी बिलोंग करते थे। उनके फादर मदर अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते थे। तो इंग्लैंड के लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे कि अल्टीमेटली ये जो वॉर ऑफ रोजेस है वो ख़त्म हुआ। क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी देश में युद्ध चलता है तो कभी भी युद्ध जब चलता है तो लोगों की जो स्थिति रहती है, प्रजा की जो स्थिति है, कभी भी अच्छी नहीं रहती। लिटरेचर की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रह सकती, किसी भी फील्ड में प्रगति नहीं हो सकती। और खासकर जब सिविल वॉर चले तो ये कभी भी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। तो जब सिविल वॉर का अंत हुआ तो लोग खुश हुए, इंग्लैंड के लोग, और इंग्लैंड में फिर शांति आई, पीस आई। और हेनरी सेवेंथ ने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने इटली में, ग्रीस में अपने स्कॉलर्स भेजे, अपने जो दूतों को भेजे, विद्वानों को भेजे। और इस तरह से वो जो वहाँ के जो लोग थे, जब इंग्लैंड के लोग जब वहाँ गए इटली में देखे तो देखिए वहाँ पुनर्जागरण एकदम फल फूल रहा था, रेनेसां एकदम जागृत था। तो उन वहाँ जो रेनेसां के स्पिरिट को, रेनेसां की आत्मा को अपने अंदर वो आत्मसात कर पाए और फिर इंग्लैंड में उसकी जो लॉ को लेके आए। फिर इंग्लैंड में भी रेनेसां धीरे धीरे बढ़ा। और जब इस एज के बाद जब एलिजाबेथ ने एज आया तो अपने फुल शबाब में था रेनेसां, पुनर्जागरण। सो लेकिन शुरुआत इसी एज से हो गई थी, इसी एज में। अब क्या हुआ कि हेनरी
हेनरी 7 का जब डेथ हो गया तो उनका जो बेटा था हेनरी 8 गद्दी पे बैठा, इंग्लैंड की गद्दी में बैठा। और ये बहुत ही फिनोमिनल किंग था हेनरी 8। बहुत ही मतलब कहना चाहिए एक नेगेटिव सेंस में था कि बहुत ही अजीबो गरीब किंग था ये। और इसने अपने लड़के की चाहत में 6 शादियां की थी इस हेनरी 8 ने। इसकी फर्स्ट वाइफ थी कैथरीना फरागन थी, जो स्पेन की थी। और चूंकि कैथरीना फरागन की सिर्फ एक ही लड़की थी, मैरी द फर्स्ट, तो उसने वो जब उनको लड़का नहीं हुआ कैथरीना फरागन से, तो उन्होंने दूसरी शादी की, एन बोलेन से शादी की। एन बोलेन प्रोटेस्टेंट थी। इसके पहले जो कैथरीना फरागन थी वो थी कैथोलिक धर्म को बिलोंग करती थी। तो इंग्लैंड में हमेशा हमेशा से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म में एक स्ट्रगल चला आ रहा था, एक संघर्ष चला आ रहा था। और एक दूसरे को बहुत ही शक की नज़र से देखते थे। जब किंग आते थे तो एक दूसरे का रिलीजियस परसिक्यूशन होता था। तो जो सेकंड वाइफ थी एन बोलेन, सेकंड वाइफ थी हेनरी 8 की, उसकी बेटी हुई एलिजाबेथ, जिसने आगे चल के इंग्लैंड की गद्दी पे बैठी और बहुत ही बड़े वो एज ऑफ गोल्डन एज की उसने शुरुआत की। और जो हेनरी 8 था वो किसी न किसी वजह से अपनी जो पत्नियों को मरवा देता था, क्योंकि उसको बेटा नहीं मिल रहा था अपनी पत्नियों से। तो उसने पहले तो कैथरीना फरागन को डाइवोर्स दे दिया था, उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको भी मरवा दिया था कैथरीना फरागन को। और इसके अलावा उन्होंने एन बोलेन को भी मरवा दिया था। तो उन्होंने चार्ज लगाया था कि विच क्राफ्ट करती है, काला जादू करती है और ट्रीजन करती है, देशद्रोह करती थी। लेकिन रियल रीज़न ये था कि वो बेटा नहीं दे सकी थी, इसलिए उन्होंने इसको मरवा दिया। एलिजाबेथ जब 2.5 साल की थी तो उसकी माँ को मरवा दिया एन बोलेन को। उसके बाद उसने नेक्स्ट शादी की, जेन सेमोर से शादी की। जेन सेमोर प्रोटेस्टेंट थी, उससे उसको एक लड़का हुआ। और लड़का जब 9 इयर्स का था तभी वो गद्दी पे बैठा इंग्लैंड के, क्योंकि उस समय हेनरी 8 की मौत हो गई। तो अपनी बड़ी बहनों के रहते हुए भी, मैरी द फर्स्ट के रहते हुए और क्वीन एलिजाबेथ के रहते हुए, लड़के 9 इयर्स के लड़के को इंग्लैंड की गद्दी पे बैठाया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पैट्रियार्की, किस तरह से पुरुष प्रधान समाज था इंग्लैंड का। और फिर एडवर्ड जो 6 था, वो बहुत ही मतलब वो भी प्रोटेस्टेंट था। हालांकि छोटा था बच्चा, लेकिन वो भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता था वो। तो उन्होंने कैथोलिक धर्म में जो कुछ कुछ कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म किया, उनको मानने से इनकार किया। लेकिन एडवर्ड जो 6 था हमेशा बीमार रहता था, बहुत ही बीमारी का शिकार था। तो 15 इयर्स की एज में उसकी डेथ हो जाती है। और वो सिर्फ 6 साल ही वो रूल कर पाया था इंग्लैंड में, फिर उसकी डेथ हो जाती है 15 इयर्स के एज में। और फिर उसके बाद उसकी जो बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी बहन थी, सौतेली बहन थी, मैरी द फर्स्ट, वो इंग्लैंड की गद्दी पे बैठती है। तो मैरी द फर्स्ट किसकी बेटी रहती है? हेनरी 8 की। और उसकी जो फर्स्ट वाइफ है कैथरीना फरागन की बेटी रहती है। अब वो नेक्स्ट रूरल बनती है इंग्लैंड की 1553 में। अब उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए एकदम स्टॉन्च कैथोलिक रहती है, बहुत ज़्यादा घूर वो कैथोलिक रहती है, कैथोलिक धर्म को बहुत ज़्यादा कड़ाई से मानती थी। तो वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टेंट लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगी। उस समय जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उनके ऊपर वो अत्याचार करने लगी, और इसलिए उसका नाम ब्लडी मैरी हुआ। ब्लडी मैरी नाम से उसको जाना जाता है। और इसने लेकिन ये मतलब फॉर्चुनेट रहा कि उसने सिर्फ 5 साल तक शासन किया, और वो बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। उसको फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से उसकी डेथ हो गई। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम थी उसको बचपन से ही। और इसके बाद फाइनली 1558 में जो क्वीन एलिजाबेथ थी, जो कि क्वीन मैरी की हाफ सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर थी, और जो एन बोलेन की बेटी थी, वो इंग्लैंड की गद्दी पे बैठी। और उसने एक तरह से शांति लाई, स्थिरता लाई इंग्लैंड में, और गोल्डन पीरियड की शुरुआत की। और इस एज को एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, जब गद्दी पे बैठी। तो एलिजाबेथ जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी, लेकिन उन्होंने कैथोलिक्स को भी उतना ही सम्मान दिया और प्रोटेस्टेंट को भी, दोनों को ही शांति से रहने दिया। तो इस तरह से इसके बाद का जो डायनेस्टी थी इसका मैंने वर्णन बताया है।
अब इस एज में जो अभी हम बात कर रहे हैं, एज ऑफ रिवाइवल की बात कर रहे हैं, तो एज ऑफ रिवाइवल में बहुत ज़्यादा वॉयजेस हो रहे थे, यात्राएं हो रही थी। और क्या हो रहा था कि पूरे यूरोप में जो के देशों में लोग जा रहे थे, नए नए कंट्रीज़ को सर्च कर रहे थे, नई नई जगहों की खोज कर रहे थे। और इसी दौरान डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हुआ था, अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी कोलंबस के द्वारा 1492 एडी में। और इसी दौरान 1497 एडी में भारत की खोज हुई थी वास्को डी गामा के द्वारा। तो इसके पहले जो यूरोप के लोग थे वो समझते थे कि यूरोप ही जो दुनिया है वही सबसे बड़ी दुनिया है, इससे बड़ी कोई दुनिया नहीं। जैसे कि कुएं का जो मेंढक होता है ना, बोलता है इससे बड़ी कोई दुनिया है नहीं, इस तरह से कूपमंडूप थे। तो उन्होंने फिर नए नए वॉयजेस किए और नए नए कंट्रीज़ की खोज की। और इसके अलावा फिर क्या हुआ कि हम बात करते हैं रिफॉर्मेशन की बात करते हैं। इस एज में रिफॉर्मेशन आया था, एज ऑफ रिवाइवल, एज ऑफ रिफॉर्मेशन भी था। और इसमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, धार्मिक आंदोलन हुए थे इस एज में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट धार्मिक आंदोलन हुआ था इस एज में। और ये प्रोटेस्टेंट धर्म से रिलेटेड आंदोलन था। तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या था? प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग थे वो कैथोलिक धर्म का विरोध कर रहे थे। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला था, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन चला था। और जो मार्टिन लूथर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मार्टिन लूथर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जर्मन मॉन्क थे, जर्मनी के वो एक तरह से रिलीजियस लीडर थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब मैं इस पिक्चर को आपको बताना भूल गई थी। ये हेनरी एट था, उसके सिक्स वाइफ्स हैं, बीच में हेनरी एट है और इसके 6 बीबियाँ। अब देखिए ये मार्टिन लूथर है। तो मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स को कहा जाता है प्रोटेस्टेंट। उसने ये जो एक प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत की थी। और जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था, एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट था जिसने पूरे यूरोप में एक तरह से क्रांति ला दी थी 1500 में। और इसने एक अलग से ब्रांच की स्थापना कर दी थी, क्रिश्चियनिटी की अलग से ब्रांच की, जिसे प्रोटेस्टेंट नाम कहा जाता है। और ये जो नेम है, ये इसमें अलग अलग जो ग्रुप है, प्रोटेस्टेंट के अलग अलग ग्रुप हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और ये रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध कर रहे थे। प्रोटेस्टेंट लोग रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध कर रहे थे। और जो रोमन कैथोलिक धर्म में जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, और जो क्लर्गी लोग थे, जो पादरी लोग थे जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया था। तो इसी दौरान ये मूवमेंट चला था। और दूसरा जो मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, वो स्विट्ज़रलैंड में चला था, जो कि जॉन कैल्विन ने इसका नेतृत्व किया था। तो स्विट्ज़रलैंड में जॉन कैल्विन ने इसका नेतृत्व किया था। और इस एक अलग से मतलब कैल्विनिज्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तो जैसे प्रोटेस्टेंटिज्म होता है वैसे कैल्विनिज्म होता है। ये एक ब्रांच है प्रोटेस्टेंटिज्म का, ठीक है। प्रोटेस्टेंटिज्म का ब्रांच है कैल्विनिज्म। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है इस एज का। अब आगे हम बात करते हैं इस एज में जो था। और ये जो रिफॉर्मेशन जो एज मूवमेंट चल रहा था और एक तरह से विरोध हो रहा था, चर्च का विरोध हो रहा था, इस विरोध का फ़ायदा हेनरी एट्थ ने भी उठाया। और हेनरी एट्थ ने इस विरोध का फ़ायदा उठाकर क्या किया, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना की। एंग्लिकन चर्च की स्थापना की थी हेनरी एट्थ ने इस एज में। और अपने आप को, अपने इस इंग्लैंड को जो रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया था। तो इस एज में क्या हुआ कि एक डेवलपमेंट चला, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश बाइबल स्टार्ट हुआ, इंग्लिश बाइबल की शुरुआत हुई। और फर्स्ट बाइबल प्रिंट किया गया, गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है जिसे। और ये जोहानस गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंट हुआ था 1450 में। इसी ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, इसी ने प्रिंट किया था, इसी से गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। फिर आगे चल के विलियम टिंडल ने क्या किया, ट्रांसलेट किया। जो पहले जो बाइबल था वो हिब्रू भाषा में था, ग्रीक भाषा में था, इसका उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में 1525 में। किसने ट्रांसलेट किया? विलियम टिंडल ने। ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है बहुत ज़रूरी रहते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट ये जो टिंडल बाइबल था, इसमें न्यू टेस्टामेंट था और हाफ ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट था।
लेकिन ये जो वर्क था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया था, अनफिनिश्ड था। तो इस अनफिनिश्ड वर्क ऑफ विलियम टिंडल को कंप्लीट किसने किया? माइल्स कवरडेल नाम का एक आदमी था, उसने इस काम को कंप्लीट किया। इन 1535 द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड बाइबल इज इंग्लिश वाज प्रोड्यूस्ड बाय माइल्स कवरडेल। तो इन्होंने फर्स्ट इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया और 1535 में इसको पब्लिश किया। अब बात करते हैं पोएट्री की। इस एज में पोएट्री इस एज में उतना ज़्यादा फल फूल नहीं रहा था, लेकिन इस एज के जो कुछ मेजर पोएट्स थे वो जॉन स्केलेटन। अब देखिए इस एज में क्या हो रहा था कि युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था। तो जब सिविल वॉर चलता है या कोई भी गृह युद्ध चलता है तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, जो जिनके पास पैसा रहता है, तो पहले के ज़माने में इन्हीं लोग क्या करते थे, पैट्रनेज देते थे लोगों को, कवियों को, राइटर्स को पैसा देते हैं ताकि वो अपना काम कर सकें। लेकिन जब उन्हीं लोग ही इंगेज रहेंगे किसी न किसी युद्ध में तो किस तरह से वो सहायता कर पाएंगे लिटरेचर के वृद्धि में। तो इस वजह से लिटरेचर उतना ज़्यादा फला फूला नहीं इस एज में। फिर भी कुछ माइनर मेजर राइटर्स हुए। तो इनमें से जो मेजर पोएट्स थे वो थे जॉन स्केलेटन, जॉन लिडगेट, स्टीफन हॉस। कंपेयर टू चाउसर देयर स्टाइल वाज चाइल्डिश एंड इनेप्ट। तो इन लोग क्या कर रहे थे, चाउसर की नकल कर रहे थे। चाउसर जिस तरह से लिखते थे, इस एज के पहले एज ऑफ चाउसर था, तो चाउसर तो बहुत बड़े पोएट थे और ग्रेट वर्क उन्होंने लिखा था, कैंटरबरी टेल्स और ग्रेट ग्रेट वर्क्स लिखा था। तो अब इस एज के जो लोग थे वो कुछ नया नहीं कर पा रहे थे, वो चाउसर की ही नकल कर रहे थे, उसी की नकल करके कुछ कुछ लिख रहे थे। तो इस तरह का था। और इसमें जो स्कॉटलैंड के लोग भी नकल कर रहे थे, स्कॉटलैंड के राइटर्स भी कर रहे थे और इंग्लैंड के लोग भी उसकी नकल कर रहे थे। तो स्कॉटलैंड के जो राइटर्स थे जो उनकी नकल कर रहे थे चाउसर के, वो थे किंग जेम्स फर्स्ट जो किंग थे, विलियम डनबार, रॉबर्ट हेनरिसन, गाविन डॉगलस एंड वेल नोन स्कॉटिश चौचरियन को चौसेरियन कहा जाता है। चौसेरियन इसलिए क्योंकि चाउसर का वो नकल कर रहे थे। अब कुछ इंग्लिश चौसेरियन भी थे, मतलब कुछ ऐसे राइटर्स जो इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, जैसे कि हॉकलिफ हो गए, लिडगेट हो गए, इनको इंग्लिश चौसेरियन कहा जाता है। और उसके अलावा और कुछ राइटर्स थे। अब इस एज में प्रोज की बात करते हैं। प्रोज मीन्स गद्य। तो जो इंग्लिश प्रोज था इस दौरान जो हुआ वो रिफॉर्मेशन मूवमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस एज में। और इस एज के जो प्रोज राइटर्स थे वो थे इरास्मस, एक ये इरास्मस, थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा था, और सर थॉमस मैलोरी वो वाज अ ग्रेट इंग्लिश राइटर और उन्होंने ली मोटेडी ऑथर लिखा है, ली मोटेडी ऑथर। अब विमेन राइटर की बात करते हैं इस एज में। एक विमेन राइटर थी क्रिस्टीन डी पिज़ान, क्रिस्टीन डी पिज़ान थी। फिर मार्जरे केम थी, मार्जरे केम ने द बुक ऑफ मार्गरी कैंप लिखा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस जिस एज में जहाँ पर लड़कियों को कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी, लड़कियों की स्थिति बहुत ज़्यादा इन्फीरियर थी, उस एज में भी विमेन राइटर्स कुछ थे जो कि लिख रहे थे, ये बहुत बड़ी बात थी। तो और इसके बाद ये जो मार्गरी जो केम थी उन्होंने इस एज में लिखा, तो वो उनके 14 चिल्ड्रन थे, उनके 14 बच्चे थे और उनका बहुत ही बिजी लाइफ रहा होगा, हम सोच सकते हैं। और उस बिजी लाइफ में उन्होंने अपने समय निकाल के लिटरेचर लिखा और उन्होंने इसमें इस बुक में अपनी ही लाइफ के बारे में लिखा कि कैसे उनकी लाइफ है, कैसे वो संघर्ष करती हैं, कैसे वो अपने हाउस होल्ड के काम करती हैं, कैसे लिटरेचर के लिए समय निकालती हैं, सर अपनी लाइफ स्टोरी उन्होंने लिखी है। उसके बाद एक राइटर थी जूलियन नॉर्विच। जूलियन नॉर्विच ने रिवलेशंस ऑफ डिवाइन लव लिखा है और ये एक मिडिवल बुक है जिसमें वो भगवान की भक्ति के बारे में लिखती हैं। उसके कोई बात कुछ और इस राइटर हैं इम्पोर्टेंट राइटर्स। अब इस एज में, एज ऑफ रिवाइवल में, कुछ प्लेज भी, कुछ ड्रामा भी लिखे गए थे, जैसे कि हेनरी मैंडल ने लिखा है फुलजेन एंड लुक्रीस, नेचर ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। और जॉन रसेल एक राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने लिखा है 4 एलिमेंट्स। अदर वर्क्स ऑफ जॉन रसेल आर पास्ट टाइम ऑफ पीपल, क्रॉनिकल्स ऑफ रियल्म ऑफ इंग्लैंड। और एक राइटर थे जॉन बैले, जॉन बैले ने किंग जोहान लिखा है। इसके अलावा हिस्टोरिकल वर्स भी लिखा है। फिर एक इस समय राइटर थे निकोलस मैकियावेली, इन्होंने लिखा है द प्रिंस लिखा है, इस तरह से। तो ड्रामा इस तरह से था। और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है इस एज में, वो है
जॉन हेवुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कुछ ड्रामा लिखा है, कुछ प्ले लिखा है। हेवुड पोएट भी थे, वो प्ले राइट भी थे। उन्होंने लिखा है जोहान जोहान द हस्बैंड, फिर द प्ले ऑफ वेदर लिखा है, प्ले ऑफ लव लिखा है, प्ले ऑफ लव एक इंटरल्यूड है। उसके अलावा उन्होंने द बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है द फोर पीस और पीपी इसको बोला जाता है, जिसमें पाल्मर, पार्डनर, पॉटिकरी और पेडलर कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो सारे जो ड्रामा हैं इसके क्वेश्चंस नेट में पूछे जाते हैं, तो ये सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक थोड़ा सा ये बता देती हूँ, जो इस एज में इस तरह से लिटरेचर था। हालांकि बाकी एज की अपेक्षा उतना ज़्यादा लिटरेचर डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी रेनेसां एज की जो नींव है इसी एज में पड़ गई थी। तो ये था एज ऑफ रिवाइवल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।